Hello students, welcome to the series Quest Pod, English Quest Pod। और आज का थर्ड सेशन में एज यूजुअल अपकमिंग एग्जाम्स, स्टार परफॉर्मर्स, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए ग्रामर के रूल्स और फाइनली मोटिवेशन का डोज लेके फिर से आ गया है इंग्लिश क्वेस्ट पॉड थर्ड सेशन। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस सेशन। ओके, लेट्स बिगिन। अपकमिंग एग्जाम्स, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स ये हैं कि मैम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन हम कैसे करें। वी हैव अ टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 40-45 days एंड हाउ डू वी डू इट नाउ। सो प्लीज लिसन केयरफुली। आरबीआई इंग्लिश ऑफिस अटेंडेंट का लेवल बहुत ही ईजी आने वाला है। यू कैन एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ 5th, 6th, मैक्स 8th स्टैंडर्ड तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? जितना हो सकता है सुधा मूर्ति के बुक्स पढ़े आप। फर्स्ट 1 week 1 book। सेकेंड, किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, स्टेट पेज, होम पेज, स्पोर्ट्स पेज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, जितना हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस करें। मैम सिनोनिम एंटोनिम कहां से लाएं? आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एसएसए ने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ लिंक्स अपलोड किए हैं फॉर बेसिकली प्रैक्टिसिंग सिनोनिम एंटोनिम फॉर दिस एग्जाम। आप उन लिंक्स को फॉलो करें। नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप कोई भी बेसिक मॉक टेस्ट दें। इनफैक्ट क्लर्क से भी कम लेवल आएगा, आरबीआई असिस्टेंट से भी कम लेवल आएगा। तो मेरे हिसाब से आप जितने सिंपल स्टाफ सिलेक्शन के अगर एग्जाम्स दे सकते हैं वो दीजिए आप। ठीक है, एंड नथिंग टू वरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इजी। क्लियर? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। स्टडी पैटर्न कैसे होना चाहिए। लास्ट क्वेस्ट पॉड और इस क्वेस्ट पॉड के स्टडी पैटर्न में मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 15th March तक यू हैव टू फोकस मोर ऑन रीडिंग and summarizing the matter। रीडिंग एंड समराइजिंग द मैटर। मैम रीड करने से क्या डिफरेंस आता है, आज आपको स्टार परफॉर्मर्स में पता चलेगा। ओके, कैसे रीडिंग इंपैक्टफुल होता है स्कोर के ऊपर, ये आज आपको पता चलेगा स्टार परफॉर्मर्स के सेक्शन में जब हम जाएंगे तो। नेक्स्ट इज यस, कंटिन्यूस रीडिंग फॉर 6 hours। बट आप 6 घंटे बैठ नहीं सकते, तो आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, जो भी आप पढ़ें कोशिश करें स्टूडेंट्स की प्लीज एटलीस्ट राइट डाउन द जनरल आइडिया और द थीम or the central idea of whatever you have read। Suppose I have read an article of business page। business page के आर्टिकल में ये लिखा था, मुझे इतना समझा। आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहा है, what is the author trying to convey, ऑथर काय सांगतो। अगर ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने 2 लाइन में लिख दिया, इसका मतलब आपको वो आर्टिकल समझा। समझता कब है इंसान को, जब इंसान उसको प्रॉपरली पेन डाउन कर सकता है जो उसने पढ़ा। इट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज देयर। नेक्स्ट, बुक रीडिंग मत छोड़ो, प्लीज कीप रीडिंग एटलीस्ट 1 week 1 book। 1 week 1 book का टारगेट रखिए। वोकैबुलरी क्विज, यस, आप वोकैब 24 से दें, आप ग्रेड अप से दें, स्टूडेंट्स मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से दें। ओके, प्लीज वर्क ऑन दिस, बिकॉज जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी रहेगी उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, अपडेटेड रहेगी। जितनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी रहेगी उतना ज्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन फास्ट होता है। सो कीप डूइंग दिस। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ स्टार परफॉर्मर्स। स्टार परफॉर्मर्स में मुझे लगता है कि शुभम सर्स एकेडमी को ना एक नया पब्लिकेशन का सेक्शन खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एकदम सरप्राइज हूँ, मैं अमेज्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। रीज़न, 4th ऑनलाइन बैच के जो बच्चे हैं उनका जो राइटअप है, हैट्स ऑफ, hats off, seriously। some of the names I've mentioned, सार्थ है, स्वाति है, still many more students, because जिस तरीके से वो बुक रिव्यू, आकाश, सार्थ, स्वाति, this is आशीष, मतलब there are so many students and the way they are writing, उनका बुक रिव्यू, उनका मूवी रिव्यू, मुझे लगता है कि literally we should open up a publication house now। इतना अच्छा लिख रहे हैं। I'm really impressed by the way 4th batch students are performing their weekly tasks and doing their assignments। रियली इम्प्रेसिव। इनफैक्ट मैंने सिर्फ सार्थ और स्वाति का नाम लिखा। देयर इज आकाश निम्बालकर, देयर इज आशीष, देयर इज प्राजल। सो मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग सो वेल। नेक्स्ट इज अंकित अस्वर।
ये बच्चे ने, अगेन ही इज फ्रॉम 4th ऑनलाइन बैच, ही यूजेस अपडेटेड वोकैबुलरी इन हिज राइटिंग्स। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकित ना जब भी कोई चीज लिखता है तो वो हर बार ये कोशिश करता है कि मैम ने क्या नया वर्ड लिया उसको मैं ऐड करूं, मैम ने क्या नया वर्ड आज लिया, मैम ने क्या नया इडियम लिया, क्या नया फ्रेजल वर्ब लिया। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, स्पेशली 4th ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स, 3rd ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स, की जब भी आप कोई नई चीज लिखने को हाथ में ले, बुक रिव्यू के फॉर्म में हो, मूवी रिव्यू के फॉर्म में हो, स्टार्ट यूजिंग न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी। जितने नए शब्दों का आप वापर करोगे उतना वो नया शब्द आपके दिमाग में घर करता जाएगा। सो यू विल नेवर फॉरगेट दैट वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज प्रीति लोकरे। प्रीति का आरआरबी असिस्टेंट का रिजल्ट आया है और यहां पे स्क्रीन पे प्रीति का मैसेज मैं डिस्प्ले करना चाहती हूं। वाई? नो डाउट प्रीति क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ में भी आएंगी। प्रीति इज अ नॉन एसएसए स्टूडेंट, लेकिन जिस तरीके से वो बच्ची की जर्नी रही है, उसने मतलब book review, movie review, being a non-SSA student, she has really done well in the book review and the movie review section कि मुझे उस बच्ची को गिफ्ट देना है जब मैं उससे मिलूंगी। यानी you just imagine students, आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन है, जो मैम आपको डांटती हैं कि आप बुक रिव्यू मूवी रिव्यू लिखो, she being a non-SSA student, she is doing it so well, she is doing it really so well। तो प्रीति का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। So whenever she gets time of her family responsibility, then she'll surely come to create her own chronicles of triumph. Next is किशोर। किशोर का मैं आपको मैसेज यहाँ पढ़वाना चाहती हूँ। किशोर के स्कोर कार्ड्स भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, किशोर ने रीडिंग कैसे काम करती है ये खुद अपने स्कोर कार्ड्स देख के बता दिया है। 1.5 साल का किशोर की पढ़ाई में गैप था। He's a non-SSA student, okay? He's a non-SSA student. At least for English, he's a non-SSA student. 1.5 साल का पढ़ाई में वो बच्चे के गैप था। 1.5 साल के बाद जब उसने स्कोर दिया, मॉक टेस्ट दी, तो स्कोर क्या आया आप देख सकते हैं। 15 दिन लगातार 8 घंटे रीड करने के बाद क्या स्कोर आया वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब अराउंड 2.75, 2.5 के स्कोर से 11.5, 12 का स्कोर वो बच्चे ने 15 दिन में लाया, लेकिन 8-8 घंटे की रीडिंग करके। और वो रीडिंग भी ऐसी है कि सिर्फ फिजिकल रीडिंग नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। जैसे मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, आई कैन ओनली रीड संस्कृत बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ संस्कृत। तो वो समझ के पढ़ रहा है बच्चा। कैन यू सी द इम्पैक्ट? 2-2.5 के स्कोर से 12 का स्कोर आना विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, लेकिन वो 15 दिन में वो बच्चे ने सिर्फ क्या किया? रीडिंग फॉर 8 आवर्स। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीडिंग वर्क्स। रीडिंग इज सो इम्पैक्टफुल। आप लेकिन समझ के पढ़ोगे तो उसका असर आपको देखो दिखेगा। क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स के डाउट्स, स्पेशली मैं आज एक ही डाउट लूंगी, योगेश का डाउट। योगेश इज एन एसएसए स्टूडेंट एंड एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट परचेस का क्वेश्चन पेपर इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजे थे। उसके कुछ डाउट्स थे योगेश को, तो मैंने कहा मैं क्वेस्ट पॉड में क्लियर कर दूंगी कि मे बी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। और जनरली ये क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं आता, तो दिस वाज समथिंग डिफरेंट। I thought that I should go for it. Okay, let's see. Question number 1. The first is change the speech. ये आया था एटॉमिक रिसर्च सेंटर परचेस डिपार्टमेंट का पेपर। ओके, पेपर के स्क्रीनशॉट्स मुझे योगेश ने भेजे। जो क्वेश्चन में योगेश को डाउट था कि मैम चेंज द स्पीच, चेंज द स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है। तो जनरली अगर आपने बैंकिंग में देखा तो वैसा नहीं आता। एक आध क्वेश्चन आया तो वो एक ही सेंटेंस देगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन है या एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसको चेंज द स्पीच कैसे करेंगे ना? सी, द स्पीकर सेड आई ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजल, हैव यू कंसिडर्ड ऑल दैट इट इन्वॉल्व्स, जेंटलमैन आई एंट्रीट यू टू बी कॉशियस। ये सेंटेंस था, ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर होना चाहिए। The speaker told the gentleman. Now the speaker is addressing the gentleman. The speaker told the gentleman. Generally जब आप एड्रेस जिसको कर रहे हो उसको स्पेसिफाई करते हो तो हम टोल्ड यूज करते हैं। किसको एड्रेस किया जा रहा है वो स्पेसिफाइड नहीं है तो वी गो फॉर सेड। सो द स्पीकर टोल्ड द जेंटलमैन दैट ही ऑब्जेक्टेड, क्योंकि यहां पे सेड है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेंस रहता है वो एक कदम आगे जाता है। ये बताया था ना, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टेड। आई का क्या हो जाएगा? ही। फर्स्ट पर्सन बिकम्स थर्ड पर्सन। द स्पीकर टोल्ड द जेंटलमैन दैट ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल। ही आस्क्ड
them if they had considered all that it involved and entreated them to be cautious. पूरे जितने भी प्रेजेंट टेंस थे वो यहां पे आके क्या हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस बिकम्स पास्ट टेंस, फर्स्ट पर्सन बिकम्स थर्ड पर्सन, एंड अगर यहां पे सेड है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तभी ये टेंस चेंज होता है. इन्वर्टेड कॉमास गायब हो जाएंगे. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में क्या किया था एग्जामिनर ने, इनडायरेक्ट स्पीच दी थी, इसको डायरेक्ट में करना था. ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया, ये इनडायरेक्ट से हम लोग अभी डायरेक्ट में कर रहे हैं. जॉन आस्क्ड मैरी वेदर शी शुड बी गोइंग टू पेरिस फॉर ईस्टर एंड when she replied that she would, he ordered to take her there in his car. So John said, comma, inverted commas, Mary, will you be going to Paris for Easter? देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, said. क्वेश्चन मार्क को मैंने हटा दिया तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, रिपोर्टिंग वर्ब asked. So whenever you are putting a question mark, you don't need to say asked. You can say said. John said, Mary, will you be going to Paris for Easter? Question mark, inverted commas, close. Now, Mary is going to answer this. Mary said, yes. Inverted commas, close again. Then John said, I can take you in my car if you wish. Because वो अपने आप को offer कर रहा है कि अगर तुम जा रही हो तो चलो मैं drop कर देता हूँ, अगर तुम आना चाहो तो. So this is how it has to be taken. Clear? Next, question 2 was transform the sentences. ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस. ये क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आया है, स्टाफ सिलेक्शन में भी नहीं आया है. जनरली असर्टिव से इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव. ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था न्यूयॉर्क सिटी इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. तो ये अफर्मेटिव से हमको नेगेटिव जाना है. कभी भी याद रखना, व्हेन यू गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस द मीनिंग शुड नॉट चेंज. अगेन आई रिपीट, ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करते हैं सेंटेंसेस का तो मीनिंग बदलना नहीं चाहिए. मीनिंग बदलना नहीं चाहिए. अगर आपको लगेगा मैम पॉजिटिव से नेगेटिव करना है तो सिर्फ नो डाल दो, नहीं. जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, हो गया ना नेगेटिव, नहीं बट मीनिंग पूरा बदल गया. सो राहुल इज अ गुड बॉय, इसका अगर आपको नेगेटिव में जाए तो राहुल इज नॉट अ बैड बॉय. दिस इज हाउ इट हैज टू वर्क. Now see, affirmative to negative. New York is the richest city in the world. No other city is as rich as New York in the world. No other city से negative हो गया और sentence का meaning भी same है. No other city से negative हो गया, sentence का meaning भी same है. He was a patriot to do such a noble deed. Assertive से हमको जाना है interrogative. Assertive यानी plain sentence, interrogative यानी question mark. Affirmative यानी positive, negative यानी जहाँ पे not, no, never आते हैं. So was he not a patriot to do such a noble deed? Clear? Was he not? आ गया ना question mark. Let's go for the next part now. Write the antonym of. Okay, ये कुछ questions थे. Antonym. Mirthful. Mirthful यानी cheerful. बहुत खुशहाल. उसका antonym opposite हो जाएगा sorrow, sadness, depressed, ये सारे. ओके एक वर्ड जो मुझे योगेश ने एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिया वो वर्ड था ये. मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट किया है बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश. ये एरर है योगेश, ये एरर है. परचेज डिपार्टमेंट एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एरर है. डूबियस नहीं वर्ड है. द वर्ड शुड हैव बीन डूबियस, डाउटफुल. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाँ मुझे कंफर्म है, सर्टन, कंफर्म, इनडिस्प्यूटेबल, इनडिबेटेबल. क्लियर? मेंशन द ऑपोजिट जेंडर ऑफ. ओके जेंडर पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं बट यहाँ पे उन्होंने पूछा जेंडर के ऊपर क्वेश्चन. परचेज डिपार्टमेंट में जेंडर के ऊपर क्वेश्चन. लेपर्ड, लेपर्डेस. लायन, लायनेस. टाइगर, टाइग्रेस. वैसे लेपर्ड, लेपर्डेस. इट्स अ नेम ऑफ अ डियर, काइंड ऑफ अ डियर. रेड डियर. स्टैग, हाइंड, हाइंड. ओके प्रिसीज राइटिंग आया था एंड देन व्हाट्स टॉक अबाउट सब्जेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. प्रिसीज राइटिंग जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप एक्सपेक्ट करिए जितने भी अब डिस्क्रिप्टिव रहेंगे इसके आगे एक्सेप्ट बैंकिंग. अगर आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डिस्क्रिप्टिव देखेंगे यूडीसी के लिए प्रिसीज राइटिंग आएगा. एक पैसेज दिया होता है जिसको आपको ऑलमोस्ट उसके 30% में
मिनिमाइज करके लिखना होता है, बट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव्स टू बी टेकन. सब्जेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सब्जेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था योगेश, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जनरली आप जो बैंकिंग में अपियर करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव. एक क्वेश्चन दिया होता है फॉलोड बाय 4 to 5 ऑप्शंस. सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दे देता है और आपको 2 लाइन छोड़ देता है, अब चलो अब आप आंसर लिखो. सो सब्जेक्टिव आरसीज में आपको देखना है कि क्वेश्चन कितना स्पेसिफिक है. वेयर डज वेयर डिड रमेश गो. वेयर डिड रमेश गो, तो आंसर बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. रमेश वेंट टू द मार्केट, राइट. सपोज दिस हैज टू बी द वेरी स्पेसिफिक आंसर. लेकिन अगर बोलता है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रमेश, तो फिर आपको 3-4 लाइन्स यहां पे लिखना पड़ेंगे उसके बारे में. ठीक है. सब्जेक्टिव आरसीज जब आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या है, वेदर इट इज वन वर्ड आंसर और द आंसर हैज टू बी अ बिट इलैबोरेटिव. क्लियर. प्रिसीज राइटिंग के ऊपर आई हैव टेकन अ सेशन डिस्क्रिप्टिव पूरा. Okay, let's get started with unheard of, some new vocabulary words. The first word for today is trepidation. Trepidation. It is a noun. Trepidation यानी a feeling of fear, anxiety, apprehension, थोड़ा सा डर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा. So ये वाली जो फीलिंग है that's trepidation. Generally जब आप इंटरव्यू को जाते हैं उसके पहले जो आपको tremors आते हैं those are trepidation. Trepidation. For example, he had some trepidation about starting a new business during this pandemic. नया बिजनेस शुरू करना इस पैंडेमिक में इसको थोड़ा सा एंजाइटी थी, चलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, डर था. That's trepidation. Trepidation. He had some trepidation about starting his new business during this pandemic. It's a noun. Trepidation यानी थोड़ा सा डर, एंजाइटी, आगे क्या होगा पता नहीं. That is kind of a feeling. It's a noun. Trepidation. Next word is adumbrate. Adumbrate is basically foreshadow करना, आगे क्या होने वाला है. If you have seen, it's a verb. If you have seen the movie Kismet Connection, उसमें जूही चावला का एक कैरेक्टर है wherein she plays a harbinger. वो एक मैजिक बॉल लेके बताती है कि क्या होने वाला है आगे. That is adumbrate. It's a verb which means you are foretelling something vaguely, quite vaguely, not specifically but vaguely. That is being a harbinger. Okay. Next, penchant. Penchant is an inclination, liking, pasand, आपको proclivity, predisposition or even disposition. That is your tendency. For example, if you have seen the movie Two States में आलिया भट्ट की जो मॉम रेवती कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, so रेवती in the movie Two States had a penchant for singing. You remember that scene? She had a penchant for singing. Penchant is a noun. It's a liking. Penchant is a noun. She had a penchant for singing. Next, vapid. Vapid is something which is very dull, lacking interest. Okay. So for some students, drawing GST, writing summary is a vapid task, right? अरे यार मैम कितना dull दिखता है ना, लिखने लगाती है इंग्लिश में. For some students, reading English is a vapid task, very dull, not at all interested. Next, and the last word is grandeur. Grandeur is basically a noun which means grand, बहुत magnificent. For example, the movie sets, अगर आपने देखे for the movie Bahubali or Karan Johar movie sets or Yash Chopra movie sets are generally, you can see a lot of grandeur there because you can see कितना पैसा खर्च होता है, बहुत grand है, बहुत ही magnificent है, कोई चीज़ जो बहुत ही बड़े level पे की जा रही है, that's grandeur. Clear? So these are the 5 words for today. The first is trepidation. Trepidation is आप जहां पे एंजाइटी फील करते हो, फियर फील करते हो. इट्स अ नाउन. Adumbrate. This word means, yes, come up. Adumbrate. This word means you foreshadow something. जैसे जूही चावला किस्मत कनेक्शन में कर रही है. Next, the next word is penchant. Penchant is a liking, an inclination. In the movie Two States, Revati had penchant for singing. Next word is vapid. Vapid is something which is very dull, lacking interest. And the last word is
grandeur. Grandeur यानी बहुत ग्रैंड, मैग्निफिसेंट, जैसे यश चोपड़ा मूवी सेट्स, करण जौहर मूवी सेट्स. दिस इज अगेन अ नाउन. Vapid will be an adjective. Penchant is a noun. Adumbrate is a verb. ठीक है? चलिए, let's go for the next part now. Grammar. Although, even though, in spite of and despite. ये चार कनेक्टर्स में, ये चार कंजंक्शंस में बच्चों को जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो आज ये कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने इसको एडवांस ग्रामर में डाला है. Although, though, even though, in spite of, despite. ये जितने भी कनेक्टर्स हैं, कंजंक्शन है, इनका बेसिक यूज कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दिखाने के लिए होता है. Contrasting is opposite ideas. Let's go for it. Now see. For example, although it was raining, I came for the lecture. मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं लेक्चर को आई. So basically when you talk about two different ideas, contrasting are basically two different ideas. को जब हम बात करते हैं तो हम इन connectors का, conjunction का use करते हैं. जैसे although, though, even though, in spite of, despite. ये 5. Now, contrasting ideas याद रखना. The main difference between although, even though, in spite of and despite is that they are used with different structures. Meaning इनका same है. ये पांचों का meaning same है. But इनको कौन से वाक्य में कहाँ use करना है उसमें difference आता है. ठीक है? Let's go for the next. Okay, after, in spite of and despite, we use generally a noun or a gerund or a pronoun. कभी भी याद रखिए, in spite of, despite के बाद generally क्या use किया जाता है? A noun, a gerund. Again, gerund is a noun. I hope you know this. Verb with ing, gerund. So, generally in spite of, despite के बाद a noun or a pronoun or a gerund is used. For example, they never made much money in spite of their success. Next, in spite of the pain in his leg, he completed the marathon. Despite having a headache, यहाँ पे having is acting as a gerund. Despite having a headache, I had a great birthday. So this is gerund. In spite of the pain, noun, and they never made much money in spite of their success. तो in spite of और despite दोनों का फर्क याद रहेगा. despite के बाद we don't use of. So in spite of और despite के बाद generally कौन आता है? noun, gerund आता है या pronoun आता है. ठीक है? Let's go for the next part. Now, although, even though और though. After although and even though we use a subject and a verb. Even though is slightly stronger. Even though जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है तब आप even though का यूज करते हो. It's more stronger and more emphatic than although. Even though I had no money, I helped her. पैसे नहीं थे फिर भी मदद की. तो मैं जता रही हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, एम्फैटिकली ये चीज बता रही हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैंने मदद की. That is even though. Then although. Although I had no money, I helped her. यानी छोटा मोटा स्ट्रेस है, बट इवन दो ज्यादा स्ट्रेसफुल है. I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice. Although we saw each other every day, we didn't really know each other. Now, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, that subject and a verb. Subject and a verb. वहाँ पे सिर्फ noun, pronoun या gerund. यहाँ पे subject and a verb दोनों चाहिए. Subject भी चाहिए and a verb भी चाहिए. Remember this. Next. Though can be used in the same way as although. अभी though और although same है. Though I wasn't keen on the film, I thought the music was beautiful. देखो, though, even though और although का फर्क बता दूं. though थोड़ा सा casual है, although formal है. और अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के कोई चीज बतानी है, emphatically कोई चीज बतानी है तो even though. Clear? though casual है, ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्मल है, और इवन दो बहुत ज्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशन देना हो तो इवन दो. नेक्स्ट, दो आई वॉजंट कीन ऑन द फिल्म, आई थॉट द म्यूजिक वॉज ब्यूटिफुल. दो कैन ऑल्सो गो टू द एट द एंड ऑफ द सेकेंड फ्रेज. जैसे आप इससे एंड कर सकते हो. सी हाउ दे हैव यूज्ड इट.
We waited ages for our food. The waiter was really nice though. ठीक है? But it's not in the written way. सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में चलता है ये. कनेक्टर्स से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, स्पेशली इन द रिटन पार्ट. Okay, so now most common mistakes, generally we should avoid them. Incorrect and correct. Many a times गलत है. Then how do you go? Many times या many a time. a के बाद plural नहीं आता है ना. Many a times नहीं. Many times, many a time. You need not to. ये question मुझे किसी बच्चे ने अभी recently भी पूछा था. You need not to go to school. Wrong English. You need not go to school. You need not to go to school. Wrong English. You need not go to school. You do not need to go to school. See the differences. वो बच्चे ने सेंटेंस डाला था you need not to go to school. Wrong construction. You need not go to school यानी you do not need to go to school. Anyways नहीं आता है. Anyway. Any के बाद भी जनरली सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं. Give me any pen. You can't say give me any pens. Give me any pencil. You can't say give me any pencils. So any generally takes singular form. So anyway, not anyways. Clear? So these are the three major mistakes that you should avoid generally. Many a times, no. Many a time. Many times. Next, you need not go to school. Correct English. You need not to go to school. Wrong English. Next, anyways, come for the dinner. Anyway, come for the dinner. Clear? Okay, the last part of this session, that's motivation. One of my favorite students, Ambadas. Ambadas का RRB assistant mains का result 0.5 से approximately, अगर मुझे correct याद है, कल ही अम्बादास से बात हुई, 0.5 से गया. RRB मेंस का रिजल्ट असिस्टेंट का अम्बादास का 0.5 से गया और 0.3 पे वेटिंग लगती है. 0.3 पे वेटिंग लगती है, वो बच्चे को 0.5 मार्क्स कम मिले. सो इज वेरी क्लोज ना, वेरी क्लोज. तो जब मैं कल अम्बादास से बात कर रही थी तो मैंने कहा बेटा इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया. तो कहा मैम 0.3 अगर होता डिफरेंस तो मैं वेटिंग में चला जाता, बट अभी तो आई हैव टू गो अगेन, आई हैव टू अटेम्प्ट अगेन द होल एग्जामिनेशन फॉर द होल ईयर. तो क्या कहें ऐसे बच्चों को, क्या करें ऐसे बच्चों का जिनके बहुत थोड़े पैसे रिजल्ट्स गए हैं. यस आई नो SBI PO मेंस का रिजल्ट आया है, IBPS PO मेंस का रिजल्ट आया है, क्लर्क मेंस, RRB मेंस मैम नहीं निकला. आज का सेशन उन बच्चों के लिए है. प्लीज लिसन केयरफुली. ओनली 2 points to say. The first, yesterday I met a girl. Okay, so I told her the same thing which I'm going to repeat right now. Students, आपकी किस्मत में ऊपर वाले ने लिख दिया है कि आप बैंकर बनोगे, कब बनोगे, कहां से रिटायरमेंट लोगे, पोस्टिंग कहां रहेगी, कौन से पोस्ट पे रिटायर होगे, चीजें सब लिख दी है. यस, डेस्टिनी होती है. तो फिर मैम हमारे हाथ में क्या है? जब सब कुछ लिख दिया है तो मेरे हाथ में क्या है? आपके हाथ में होता है कि हर दिन को, हर टास्क को, हर काम को जो आपने हाथ में लिया उसको अपना 100% देना. ये आपके हाथ में है. मतलब नसी, सचिन तेंदुलकर जब पिच पे आता है तो सचिन का काम है सिर्फ सेंचुरी बनाना है और जाना है. सचिन ने सेंचुरी मारी तो 99% आई कैन से इंडिया जीतता है. सचिन अगर यह सोच के मैदान में उतरेगा कि मुझे इंडिया को जिताना है तो सचिन बहुत बड़ा टेंशन लेके आ रहा है पिच पे. लेकिन अगर सचिन सिर्फ यह सोचेगा कि मुझे मेरा नेचुरल गेम खेलना है और 100% पिच पे देना है, इंडिया जीतेगी. क्योंकि स्टूडेंट्स, जीत या हार हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में यह होता है कि हर ओवर की हर बॉल पे मैं अपना विकेट ना गवाऊं और उसको अच्छे से खेलूं. बॉल टफ है, प्लेट मारूं. बॉल ऐसा है कि जिसमें मैं बैट घुमा सकता हूं तो बैट घुमाऊं. दिस इज व्हाट इज इट मीन्स गिविंग योर बेस्ट शॉट एट एवरी गेम. आपने अगर कोई टास्क हाथ में लिया कि आज का दिन, आज मंडे है, आज मुझे मेरा टाइम टेबल फॉलो करना है, वो टाइम टेबल आप अच्छे से करो सिर्फ, दैट्स इट. 6 महीने बाद क्या होगा, मैं बैंक में लग गया तो क्या होगा, मैं बैंक में नहीं लगा तो क्या होगा, दिस इज नॉट टू बी थॉट एट ऑल. ये मत सोचो. इंसान जब रिजल्ट का सोचता है तो उसका दिमाग 10 किलो का वजन लेके चलता है
और जितना हैवी आपका ब्रेन फील करेगा उतना कम वो स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर इंसान सिर्फ प्रोसेस का सोचता है कि मुझे हर एक टास्क जो मैंने हाथ में लिया, सपोज अभी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, 2 घंटे में मुझे अच्छी रीडिंग करनी है, और अच्छी रीडिंग का मतलब होता है कि मुझे समझ के पढ़ना है। समझ के इंसान कब पढ़ता है? कि जब आप जनरल आइडिया लिखते हो। वहां से मत भागो, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, ये मत करो। You have to enjoy the process. Again, I'm repeating the sentence. You have to enjoy the process. Don't follow the process. Enjoy the process. And automatically तुमको उसकी आदत हो जाएगी। Recently SSA का एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसका नाम है रोहित। रोहित से मैं 2 दिन पहले मिली एंड रोहित का था कि मैम अभी ना मैं पढ़ाई को एंजॉय करने लगा हूं। इंसान कोई चीज को एंजॉय कब करने लगता है? जब वो कंसिस्टेंटली उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, और वो रोहित की स्टेज आ गई है। एंड दैट इज द मोमेंट दैट यू आर एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब तुम अपने प्रोसेस को, अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब अब तुम सही डायरेक्शन में हो। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, तुम अपने लाइफ के सिर्फ सचिन तेंदुलकर हो, याद रखो। सचिन का काम है पिच पे आना, सेंचुरी मारना है, जाना है। इंडिया जीतेगी हारेगी ये सचिन के हाथ में नहीं है। सेम, तुम बैंकर बनोगे नहीं बनोगे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, सो डोंट थिंक अबाउट इट। देन व्हाट इज योर बिजनेस? कि मुझे हर एग्जाम को, हर दिन को, हर टास्क को, हर सब्जेक्ट को मेरा 100% देना है। दैट इज व्हाट आई वांट। और स्टूडेंट्स, जितने बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि उन्होंने अपने आप को टटोलना चाहिए। क्या मैंने मेरा 100% दिया? और मुझे पता है 99% आंसर आएंगे मैम हमने नहीं दिया। वो 1% ही फैक्टर होता है लक का, जहां पे लक खेल कर जाती है सबके लिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू कन्वे टुडे, स्टूडेंट्स, जहां बात आती है टाइम टेबल की, जब बात आती है डिसिप्लिन की, सबकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम, मैंने टाइम टेबल बनाया था कि मंडे से मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन अचानक आपके किसी रिलेटिव को कुछ होने की वजह से आप ट्यूसडे के दिन आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। मंडे के दिन 8 घंटे पढ़ाई हुई, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि चलो आज का टाइम टेबल फॉलो हुआ। लेकिन अचानक ट्यूसडे घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो आपका ट्यूसडे का बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। वेडनेसडे के दिन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ट्यूसडे की तरह वेडनेसडे का पूरा दिन वेस्ट कर दो आप, या डिसाइड करो कि नहीं यार, कुछ नहीं से ना मैं 2 घंटा इंग्लिश की रीडिंग तो भी करूंगा, आप वेडनेसडे करोगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, नहीं यार ट्यूसडे पढ़ाई नहीं हुई ना, वेडनेसडे दिन में पढ़ाई नहीं होगी, मेरे के लिए कुछ पीछे कुछ काम है, मैं वेडनेसडे को रात में पढ़ाई करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं मुहूर्त निकालूंगा जब पढ़ना है, जब पढ़ना है। स्टूडेंट्स, लाइफ में जीतता वही है जो जल्दी बाउंस बैक होता है, जिसको हम कहते हैं रिबाउंड होना। जितनी जल्दी वापस आप अपने सेंसेस में आके अपने गोल, अपने पर्पस की तरफ ध्यान देते हो, दैट इज द पर्सन हु बिकम्स सक्सेसफुल इन फ्यूचर। क्योंकि सक्सेस उसी को मिलता है जो गिर के जल्दी उठता है और अपनी पर्पस और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। सक्सेस उसको नहीं मिलता है जो अपने पर्पस को खो के, अपने सेंसेस को खो के क्या कर रहा है उसको पता नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, whichever task, whatever task you take at your hand, please ask कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। Suppose if I started the day और आज मुझे इंग्लिश पढ़ना है 3 घंटे, मैं क्यों पढ़ रहा हूं? हाँ, क्योंकि इससे मेरे को बैंकिंग में इंग्लिश में स्कोर आएगा। ठीक है, मेरे पास कोई रीजन है करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी काम करने का रीजन क्लियर होना चाहिए। जितना क्लैरिटी उसके रीजन में रहेगी, उतना क्लैरिटी और उतना ज्यादा आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे। अंडरस्टूड द 2 थिंग्स? फर्स्ट, तुम अपने लाइफ के सिर्फ सचिन तेंदुलकर हो। जीतेंगे हारेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। मेरा काम है सेंचुरी मारना है, जाना है। हर ओवर पे अच्छे से रन बनाना है, हर बॉल पे मेरी विकेट नहीं गंवानी चाहिए और मैक्सिमम रन बनने चाहिए, इसी लक्ष्य के साथ आना है। सेम स्ट्रैटेजी शुड बी अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन आया, मुझे इंग्लिश का क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। मैथ्स का क्या सेक्शन जाएगा, एलआर का क्या सेक्शन जाएगा, ये नहीं सोचना है। सेकेंड, जितनी जल्दी बाउंस बैक करोगे अपने पर्पस के लक्ष्य की तरफ, उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। टाइम वेस्ट करने वाले तो बहुत हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्यूजेस देने वाले बहुत हैं स्टूडेंट्स। रीजन सबके पास होते हैं, बट उस रीजन को फोकस करना है या उस रीजन को अवॉइड करना, ये तुम्हारे हाथ में है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस, यू कैन से इट्स अ सेइंग,
Whatever you focus on grows. जिस चीज पे तुम नजर रखोगे वो चीज बढ़ती जाती है. अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे प्रॉब्लम्स पे है तो इतना सा प्रॉब्लम भी इतना बड़ा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे लक्ष्य की तरफ है तो हर बार लक्ष्य तुमको बड़ा होता दिखेगा, मतलब तुम हर बार लक्ष्य के नजदीक आते जाओगे. क्लियर? चलिए, हैव अ वंडरफुल डे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग. टेक केयर.